Good morning all of you. In chapter number 11 of 10th science, yesterday we have discussed about the atmospheric refraction, and there were two phenomena which is based on the atmospheric refraction. First was the twinkling of star and another was the advanced sunrise and delayed sunset. ये जो दो फिनोमिनन है इनके बारे में अपन ने कल स्टडी किया था, एंड ये दोनों ही फिनोमिनन जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अलावा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एंड देन बिफोर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द इन चैप्टर नंबर 10 अबाउट द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड ग्लास. सो वो सारी चीज़ें जितनी भी अब तक आपने पढ़ी है उन पे बेस्ड जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है scattering of light. First of all of you must know the mean of scattering of light. Actually, what is the mean of scattering of light? Light always moves from one place to another place in the rays form. So this is the rays of light, you can say, and if you have a dust particles here and these dust particles are freely moving here and there, okay, then you will be able to see that through these dust particles the ray of light is passing, and then it is getting the way, or you can say the beam form. ओके, सो यहाँ से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनके थ्रू होकर के जब रेज ऑफ लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो उसे हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, what you have understood from this, like simply अगर रेज ऑफ लाइट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती हैं तो all of you know about the nature of light is that the light always travels from one place to another place and it does not require any medium. So nature of light is transversal, you can say. अब ट्रांसवर्सल इसका नेचर होता है, मीन इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बट अगर कहीं पे मीडियम होता है तो आप जो लाइट है उसकी रेज है एंड उसका जो रेज से बीम बनता है उसको देख सकते हो या वो आपके लिए विजिबल हो सकता है. ठीक है, जब वो आपके लिए विजिबल होता है तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है स्कैटरिंग का. स्कैटर लाइट की रेज जब स्कैटर होती है इसका मतलब क्या हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब किसी चीज़ के थ्रू गुजरना. ओके, यहाँ पे क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं लाइट को, जैसे ये लाइट की रेज जो है वो इस पार्टिकल से इसमें आई, देन ये पार्टिकल से इसमें आई, देन इसमें आई, इसमें आई, ये क्या करा रहा है? इसको एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है. समझ गए? और उस पाथ को नॉर्मली क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है बट यू आर नॉट एबल टू सी द रेज ऑफ लाइट और द बीम ऑफ लाइट. ओके, इस रूम में क्या आ रही है? लाइट आ रही है ना, लेकिन अपन उस बीम को देखने वो बीम ऑफ लाइट या रेज ऑफ लाइट जब अपने लिए विजिबल नहीं है. ठीक है, बट अगर एक वेंटिलेटर में से अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है और अपन साइड में खड़े हैं तो आप उस देख सकते हो उसको, बीम ऑफ लाइट को या रेज ऑफ लाइट को. ठीक है, जब आप उसको देखते हो तो उसके अंदर जो चीज़ है रियल में, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू वो रेज ऑफ लाइट आपको क्या हो रही है? विजिबल हो रही है. ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर थिंग के थ्रू अगर रेज ऑफ लाइट जो है वो पास होती है एंड देन आपके लिए वो विजिबल होती है तो उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, अब ये तो मीन है सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का. इसको एक्सप्लेनेशन किसने किया था?
या ये जो कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। टिंडल वॉज द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके, एंड ही एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट बाय द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज द टिंडल एक्सपेरिमेंट, ओके। तो यहाँ पे अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, टिंडल इफेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो जब भी रेज ऑफ लाइट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ओके, whenever rays of light pass through an medium from one place to another place, that time you will be able to see that particular particles, particular you can say liquid, particular solid, all the things which works to scatter the light from one place to another place. So कोई भी चीज जिसके थ्रू लाइट स्केटर हो रही है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है इसको एक्सप्लेन किया था टिंडल ने, और इसके लिए इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ओके। एंड एक्सपेरिमेंट की बात आते हैं कि टिंडल एक्सपेरिमेंट क्या था, या टिंडल इफेक्ट को शो करने वाला एक्सपेरिमेंट क्या था। तो टिंडल ने जो ये चीज़ एक्सप्लेन की थी इसको एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है तो उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या था कि एक सिंपल आपके पास में फ्लास्क है, या फिर आप कहें कि एक ग्लास है, इसमें यहाँ तक जो है वो इसने मिक्सचर भर दिया है, ठीक है। ये जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन है जो किस चीज का है, ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो किस चीज का है, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। अब इसमें से जब रेज ऑफ लाइट यहां से इसमें से गुजारी जाती है तो ये रेज ऑफ लाइट इधर तो निकलती ही निकलती है, ठीक है, बट इस सॉल्यूशन के अंदर भी आपको ये बीम के रूप में विजिबल होगी, ठीक है। अब यहां पे जो ये सॉल्यूशन के अंदर बीम की फॉर्म में विजिबल हो रही है, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। इस सोर्स ऑफ लाइट से जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है मिल्क और वाटर का, ओके, एक्चुअल में ये मिल्क और वाटर का जो सॉल्यूशन है इसको अपन बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर रियल में वो आपको दिखता तो होमोजीनियस है लेकिन होता हिट्रोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है वो मिक्स हो जाता है कंप्लीटली, मीन दैट कि आप उसको इजीली जो है वो अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको वो सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस। और जो इजीली जो है वो सेपरेट कर सकते हो आप मिक्स करने के बाद में, वो क्या कहलाता है, हिट्रोजीनियस, ओके। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क, इट इज नोन एज द होमोजीनियस or heterogeneous. It is known as the colloidal solution because it looks like the homogeneous
बट इन रियल इट इज द हेट्रोजीनियस। ठीक है, अगर अपन इसको गर्म करते हैं तो जो मिल्क है वो तो रह जाता है और वाटर क्या होता है, वेपराइज्ड हो जाता है, तो इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, समझ गए। तो लेकिन अगर पानी और मिल्क को अपन मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, मिक्स होने के बाद में अपने को वो दिखता कैसा है, तो दिखता वो ऐसा ही है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, मीन दैट वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ओके, तो द सॉल्यूशन which looks like the homogeneous but in real it is the heterogeneous is known as the colloidal solution. And in colloidal solution you will be able to see that whenever rays of light pass through it, that time the particles of that particular mixture scatter the light, and this is known as the Tyndall effect, and this experiment is known as the Tyndall effect experiment. Okay, यहाँ पे जो मिक्सचर है वाटर और मिल्क का, उसके अंदर से जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स ने जब रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर गिराई जाती है तो उसको क्या किया, स्केटर किया, एंड दूसरी साइड में क्या हो रही है, आपको लाइट जो है वो विजिबल हो रही है। ओके, एंड इन दिस सॉल्यूशन यू इज ऑल्सो एबल टू सी दैट द लाइट इज स्केटरिंग एंड द बीम ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. So it is discovered by the Tyndall name of the scientist. So that's why it is known as the Tyndall effect. समझ गए। अब ये स्केटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ये मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, इसको आप रियल के अंदर देख सकते हो जब भी डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू रेज ऑफ लाइट आती है वेंटिलेटर से। ओके, और इसको भी आप कर सकते हो घर पे। टॉर्च आपके पास होगी, एक कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर आपको डालना है क्या, पानी और मिल्क। ओके, फिर उसमें आपको क्या करना है, इधर से आपको टॉर्च रखनी है, तो आप ये देखते हो कि टॉर्च जितनी लाइट इसके ऊपर गिर रही है उतनी ही लाइट इसके अंदर से होते हुए उधर की तरफ आपको विजिबल होगी, समझ गए। तो जब रेज ऑफ लाइट और रेज ऑफ लाइट का जो बीम है वो इसके अंदर से होते हुए अगर इधर विजिबल होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, वाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू। एक्चुअल में स्काई जो होता है उसका कोई कलर नहीं होता है, बट स्काई अपन को ब्लू कलर का विजिबल होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें कि लाइट जो होती है आप लोगों को पता है कि रेज ऑफ लाइट जो होती है कितने कलर से मिलके बनती है, VIB होता है ना, GYOR, यही होता है। तो जो सीक्वेंस ऑफ लाइट या फिर अपन ये कहें कि रेज ऑफ लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बट इसमें से क्या होता है कि ये जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ और जो ब्लू कलर होता है इसकी वेवलेंथ जो है, इन दोनों में क्या होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, समझ गए। तो अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, लाइक यहाँ पे इसकी कलर की वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। सिंपल अगर अपन ये कहें कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड, ठीक है। यानी कि जब रे ऑफ लाइट सन से लेकर के और अपनी आंखों तक गिरती है तब तक जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू वो रेज ऑफ लाइट क्या होती है, स्कैटर होकर के आती है। ओके, और जब वो उन पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर होकर के आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि रेड लाइट जो होती है वो क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है या फिर अब्जॉर्ब हो जाती है, और ब्लू कलर की लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, इसलिए वो क्या होती है, मोर स्ट्रांगली अपनी आंखों तक पहुंचती है, समझ गए। इसकी वजह से अपने को क्या होता है,
ब्लू कलर दिखाई देता है किसका? स्काई का। समझ गए? अब इसमें ये बोल रहा है इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फियर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क। ओके, क्यों? क्योंकि जब रेज ऑफ लाइट आती, अगर एटमोस्फियर नहीं होता, ठीक है ना, सिंपली एटमोस्फियर के थ्रू जब रेज ऑफ लाइट आ रही है तो वहां पे क्या हो रहा है कि रेड कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है या और बाकी कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लू कलर जो है वो अपने लिए विजिबल होता है, इसलिए स्काई अपने को ब्लू दिखता है। ठीक है, बट अगर वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी नहीं होता, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता तो कोई भी कलर जो है वो क्या नहीं होता? एब्जॉर्ब या डिसअपीयर नहीं होता। देन आपको स्काई कैसा दिखता? ब्लैक, डार्क। ओके, सो अगर क्वेश्चन आता है कि इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स और ऑन अर्थ यू कैन से, तो फिर अपन अर्थ पे जब है तो अपने को स्काई कैसा दिखता? तो वो ब्लैक दिखता। ठीक है, the sky appears dark to the passengers flying at very high altitude as scattering is not prominent as such heights. Okay, तो अगर कोई भी एटमॉस्फेयर कहीं भी नहीं होता है तो उस कंडीशन के दौरान जो है वो वहां पे क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहां पे लाइट क्या रहेगी? जैसी है वैसी, मतलब वहां से जो 7 कलर्स ऑफ कॉम्बिनेशन है ये क्या नहीं होंगे? ये कलर आपस में बंटेंगे नहीं, ओनली फॉर व्हाइट लाइट है वो आपके लिए विजिबल होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो कलर होता है सन का वो क्या होता है? रेडिश। ओके, एंड रेडिश कलर में मीन क्या हो गया कि आप यहाँ पे हो अर्थ पे, तो इधर जब ये हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है? राइज होता है। ठीक है, जब भी सन राइज होता है तब भी कलर क्या होगा? रेडिश। और जब भी कलर सेट होता है, सन सेट होता है, तब भी क्या होगा? ठीक है, अब यहां पे ये रियल में रेडिश होता है, जबकि यहां से जब रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या होगा? एटमॉस्फेयर से स्कैटर होकर के आएगी आपके पास में। ठीक है, ये जाओ बाहर चल जाओ तीनों, तुम लोग जाओ यहां से। So simply if you will see that color of sun at rise and set, that time color become the reddish. So you can say that light जो यहाँ से sun से निकलती है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, मीन दैट white light ही होती है। ठीक है, बट अपन यहाँ पे हैं एज अ ऑब्जर्वर एंड यू आर ऑब्जर्विंग दैट sun is looking reddish while it is rising and it is also get set. जब भी ये राइज होता है तब भी रेडिश होता है और जब ये सेट होता है तब भी रेडिश होता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी कलर होते हैं वो सारे जब अपनी आंखों तक पहुंचते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू, तो वो सारे कलर क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और ओनली रेड कलर जो है वो बचता है। क्यों? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द बाकी सारी लाइट्स। ये जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या होता है? जितने भी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं या जितनी भी लेयर्स होती है उन सब से गुजर कर के भी अपने लिए क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर देन इट इज ग्रेटर देन 1.8। ओके, सो 1.8 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इसकी वेवलेंथ होती है, उसकी वजह से ये क्या होता है? स्कैटरिंग होने के बावजूद भी अपने लिए विजिबल होता है। ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव गोट इट नाउ दैट वाई सन गेट रेडिश एट द सेट टाइम और एट द राइज टाइम। ऑल्सो द स्काई कलर, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? तो उसके लिए क्या रीजन है कि जब भी सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है तो
ब्लू कलर जो होता है ना उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। तो इसलिए वो फाइन पार्टिकल्स, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू भी क्या नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। समझ गए। अगर कोई भी चीज या कोई भी कलर जो है, लाइक यहाँ पे क्या होते हैं 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनमें से जो 7 कलर्स हैं इनमें से ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ वेरी लेस होने की वजह से वो कलर क्या नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है किसके, जो एटमॉस्फेयर के छोटे से छोटे पार्टिकल्स है उनसे भी। समझ गए। इसलिए ओनली ब्लू कलर जो होता है वही क्या होता है अपने लिए विजिबल होता है, एंड दैट्स व्हाई वी सीम दैट द स्काई इज ब्लू। ओके। एंड सनलाइट जब आती है रेडिस राइज होते टाइम पे और सेट होते टाइम पे ये रेडिस क्यों दिखता है, तो उसके लिए रीजन क्या है कि रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। समझ गए। इसलिए ये क्या है कि ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से ये क्या नहीं हो पाती, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होने की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होती है, और उसकी वजह से ही हमें क्या होता है कि राइज और सेट होते टाइम पे रेड कलर का दिखता है सन। ठीक है। अब इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो और ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो है वो ये आप लोगों को करने हैं, और उसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो कल मेरे से पूछ। ठीक है।